बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास फिजिक्स आरबीएससी हिंदी मीडियम। और इस बार जो आपकी आरबीएससी जो है उसमें आपका एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो गया है, यानी कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी का सिलेबस स्टडी करेंगे। तो हमारा जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फिजिक्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 2 बुक्स होंगी, फिजिक्स फर्स्ट एंड फिजिक्स सेकंड। फिजिक्स जो फर्स्ट है उसमें आपके 8 चैप्टर्स हैं और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो फिजिक्स के सेकंड पार्ट में। ओके, तो हम यहाँ पर टोटल 15 चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। अब देखिए, ये जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है ये चैप्टर एक तरह से फिजिक्स की बेसिक है, यानी कि फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट कैसे बने वो इस चैप्टर को पढ़ के आपको समझ में आएगा। भाई हम जब कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, अब तक तो आप लोगों ने साइंस पढ़ी है ना भाई, आप 10th से 11th में आए हो तो आप लोगों ने साइंस पढ़ी। साइंस में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, फिजिक्स भी पढ़ी, केमिस्ट्री भी पढ़ी, बायो भी पढ़ी ना, ठीक है। अब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स ली है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ेंगे, और अगर आपने बायो ली है तो आप क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। यानी कि अब आप लोग पर्टिकुलर चैप्टर्स के बारे में, जो पर्टिकुलर ब्रांचेज हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे ना। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है रिलेटेड टू फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स क्या होती है, कहाँ से आई, एक्चुअल में ये है क्या। भाई फिजिक्स सुनते तो आ रहे हैं लेकिन ये है क्या, तो इन सब की जानकारी हमें इस चैप्टर से मिलेगी। और मतलब ये जो चैप्टर है ये आपका इंटरेस्ट बनाएगा फिजिक्स को जानने में, क्योंकि जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्या। भाई हमारा जिस चीज में इंटरेस्ट होता है हम वही तो काम करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको इंटरेस्ट बनाएगा फिजिक्स को जानने में, ठीक है। यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो भले ही यहाँ से पूछ लिए जा सकते हैं, बाकी कोई बड़ा क्वेश्चन किसी भी तरीके का यहाँ से नहीं आएगा। और एक बात और, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए। देखो नोट्स बनाना बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होता है, बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता कि नोट्स हैं क्या और क्या बनाए, नोट्स होते क्या है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको अपनी लैंग्वेज में अपनी नोटबुक में लिखिए, फिर आप अपनी बुक भी पढ़िए और फिर दोनों को कंबाइन करके आप अपने अच्छे से नोट्स रेडी करिए। देखो दुनिया के सबसे अच्छे जो नोट्स होते हैं वो होते हैं सेल्फ बनाए हुए नोट्स। आपको भले ही अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाए लेकिन वो कभी भी उतने बेस्ट नहीं होंगे जितने आपके खुद के नोट्स होंगे। और उनको अगर आप आज से 5 साल 10 साल बाद भी पढ़ोगे ना, भले ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं और खुद की लैंग्वेज हमें हमेशा समझ में आती है। इसलिए नोट्स आप लोग खुद से बनाइए। ऐसा नहीं है कि नोट्स के पीछे पढ़ रहे हो कि यहाँ से नोट्स मिल गए उनको पढ़ लिया, वहां से मिल गए उनको पढ़ लिया, नहीं, आप खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए और उनसे स्टडी करिए। ओके बच्चों, तो चलिए हम जानते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। अब देखो फिजिक्स को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि साइंस क्या होती है, क्योंकि हम 10th तक साइंस ही तो पढ़ते आ रहे हैं ना। तो जो हमारी जो साइंस है वो एक लैटिन भाषा का शब्द था साइंसिया। इसको आपकी बुक में सिंटिया भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, ठीक है, आप कैसे भी पढ़ लीजिए। तो लैटिन भाषा का एक शब्द था क्या, साइंसिया, उससे उत्पन्न हुआ था, ठीक है। और इस साइंसिया का अर्थ होता था जानना, यानी कि चीजों को जानना। हमारे चारों तरफ जो भी हो रहा है, चाहे वो प्राणी जगत में हो, चाहे वो केमिकल्स के रिलेटेड हो, चाहे वो प्रकृति में हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, उन सब के बारे में जानना ही क्या थी बच्चों, साइंस थी ना। अब देखो ये जो साइंस थी इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। तो इसी साइंस को आगे चल के 3 ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया गया, और 3 ब्रांचेज कौन कौन से बनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसे तो हमें बहुत डिटेल में स्टडी करना ही है क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं कि जो हमारी केमिस्ट्री होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान, उसमें हम लोग केमिकल्स के बारे में यानी कि रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जो हमारी बायोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान, उसमें आप लोग क्या करते हो, जीव जंतुओं के बारे में,
मानव मतलब प्राणियों के बारे में, इन सब के बारे में आप लोग स्टडी करते हो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे खुद के टॉपिक पे कि आखिर ये फिजिक्स क्या होती है, इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, किस तरह से स्टडी करते हैं। ओके, तो देखो हमारा जो ये फिजिक्स है जिसे हिंदी में कहते हैं भौतिकी, ठीक है, तो ये जो था ये ग्रीक भाषा का एक शब्द था फ्यूजिस। तो ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूजिस से मिलकर बना। ठीक है, और ये जो फ्यूजिस है इसका अर्थ होता था प्रकृति यानी कि नेचर। यानी कि कुल मिला के जो फिजिक्स है उसकी आप बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं दे पाओगे क्योंकि फिजिक्स को डिस्क्राइब करना आसान नहीं है। लेकिन अगर जैसे हम कहते हैं ना मोटे मोटे तौर पर बताएं तो हम लोग इसकी एक स्वीट एंड सिंपल सी डेफिनेशन बना सकते हैं। वो क्या कि विज्ञान की वह शाखा, भाई उत्पन्न तो विज्ञान से ही हुई थी, इसलिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि आखिर ये घटनाएं क्यों घट रही है, इसके पीछे क्या सिद्धांत लागू हो रहा है। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भौतिक विज्ञान या फिर फिजिक्स कहते हैं। ये एक सिर्फ एक कैसे कह सकते हो कि आपने दे दी है डेफिनेशन, बाकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो फिजिक्स की आप दे ही नहीं सकते हो। भाई हम सब कुछ फिजिक्स में पता नहीं हम क्या क्या पढ़ते हैं, डेली जो हमारी लाइफ है उसमें फिजिक्स ही तो चल रही है या नहीं। अब देखो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है जहां आपके फिजिक्स के नियम लग रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे उठने से। जब आप लोग उठते हो तो आप लोगों को, जैसे आप लोगों को 3 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, तो आप लोग क्या करते हो, अलार्म क्लॉक लगाते हो, अलार्म क्लॉक का यूज करते हो, अलार्म सेट करके सोते हो। ठीक है, अब आपने जैसे 4 बजे का अलार्म लगाया तो आपको 4 बजे एक साउंड सुनाई देगा ना। ऐसा तो नहीं होता है, हुआ है कि कभी ऐसा कि आपने 4 बजे का अलार्म लगाया है और वो बज 5 बजे रहा है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब ये आखिर ये जो साउंड है, देखा है आपने कभी कि ये साउंड इस आकार का होता है, इसका कलर ऐसा होता है या ये ऐसा दिखाई देता है? कभी आपने देखा है? नहीं ना। साउंड जो है आप उसे सिर्फ सुन सकते हो और सुन के फील कर सकते हो, देख नहीं सकते ना। तो ये जो हमारी अलार्म क्लॉक है ये हमारे फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसके पीछे फिजिक्स के कुछ सिद्धांत लागू हो रहे हैं जिनके ऊपर यह काम कर रही है। और ये जो सिद्धांत है ये हम पढ़ेंगे, फिजिक्स की एक ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, उनमें से एक ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो यह क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ प्रिंसिपल इस अलार्म क्लॉक के ऊपर लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो हमने सेट किया उस पर हमें एक साउंड सुनाई दिया और वही साउंड जिसको हमने कह दिया भाई हमने अलार्म लगाया था ना। चलिए इतना समझ में आ गया। अब आप लोग उठ गए, उठ के आप लोग रेडी होते हो ना। भाई हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, किसी को कहीं जाना है, कुछ भी एनीथिंग। तो अब आप लोगों को कहीं जाना है तो आप लोग देखते हो कि आप लोगों की क्लोथ्स वगैरह प्रिपेयर है या नहीं। भाई जब हमें जैसे स्कूल जाना है तो हम देखेंगे ना कि हमारी जो स्कूल ड्रेस है वो अच्छे से रेडी है या नहीं। ऑफिस जाना है तो अब आप लोग देखते हो कि आपकी जो ड्रेस है या आपके जो कपड़े हैं उन पर रिंकल्स पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, आयरन करते हो। भाई आप करो चाहे आपकी मम्मा करे या कोई भी करे, आयरन करते हो। अब जो आयरन है उसमें आखिर ऐसा क्या है कि आपने आयरन किया और सारे रिंकल्स निकल जाते हैं ना। तो आयरन जो है वो भी आपकी फिजिक्स की एक ब्रांच है, थर्मोडायनामिक्स। कौन सी ब्रांच है? फिजिक्स की एक और ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी। इसे तो कहते हैं क्वांटम यांत्रिकी, इसे कहते हैं ऊष्मागतिकी। बहुत सारी ब्रांचेज मैंने बताई ना, 9 या 10 ब्रांचेज हैं, तो सबके अलग अलग सिद्धांत है। ठीक है, तो हमारी जो प्रेस या जो हमारी आयरन होती है वो ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स के जो सिद्धांत है उनके ऊपर चलती है। ठीक है, अब उसमें से जो वो हीट निकल रही है उसकी वजह से ही तो रिंकल्स निकल रहे हैं। अब देखो बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे ना ये समझ बैठते हैं कि प्रेस बनी वो फिजिक्स ने बनाई। नहीं, प्रेस फिजिक्स ने नहीं बनाई है। प्रेस तो जो बनाने वाले इंजीनियर या मैकेनिक्स जो भी है वो बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो सिद्धांत लग रहा है कि भाई इस चीज को हमें इस तरह से बनाना है कि ये सिद्धांत पर लागू हो, वो सिद्धांत फिजिक्स के हैं। बनाना फिजिक्स का काम नहीं है, फिजिक्स का काम है सिद्धांत देना कि आप इस सिद्धांत पर इसको बनाइए तो ये काम करेगी। ओके, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा क्लियर करके रहिएगा कि बनाना फिजिक्स का काम नहीं है। फिजिक्स सिर्फ हमें प्रिंसिपल्स देती है कि ये हमारा प्रिंसिपल रहा, अब इस चीज के ऊपर आपको ये बनाना है। ओके,
तो हमारी जो प्रेस है वो थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रिंसिपल होती है उनके ऊपर बेस्ड होती है। इसी तरह से हमारे घरों में हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, फ्रिज करते हो ना भाई, ठंडा पानी पीना ये सब आप लोगों को पसंद है, होता है, सबको ही होता है, गर्मी होती है तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो भी थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी के सिद्धांतों के ऊपर ही चलता है। ठीक है, अब ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप चलते हो उसमें भी फिजिक्स है। ठीक है, एरोप्लेन उड़ता है उसमें भी फिजिक्स है। भाई वो कैसे उड़ पा रहा है, देखा होगा ना कि एरोप्लेन स्काई में उड़ता है तो कभी दिमाग में क्वेश्चन आया आखिर ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा, होता है ना भाई। इतना तो आप लोगों ने अब तक पढ़ ही लिया साइंस में 10th तक कि ग्रेविटेशन लगता है हर चीज के ऊपर जो उसको नीचे की ओर खींचता है, फिर भी एरोप्लेन उड़ पा रहा है तो उसमें फिजिक्स के कुछ नियम लग रहे हैं जिसकी वजह से वो आसानी से उड़ पा रहा है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। भाई अभी हमारी शुरुआत ही हुई है तो हम इतने अच्छे से थोड़ी समझ पाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तभी तो हम फिजिक्स को जान पाएंगे। अगर एक ही क्लास में फिजिक्स को जान लिया तो फिर तो क्या कहना। ठीक है, फिर तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होगी आगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोग चीज़ों को जानना शुरू करेंगे। ठीक है, ट्रेन के चलने में भी फिजिक्स है, आपके चलने में भी। एक बात आपने नोटिस करी है, आप लोग आराम से चल पाते हो, आप जो है फ्लोर पे या धरती पे या पृथ्वी पे आराम से चल पा रहे हो, लेकिन अगर आपके रास्ते में केले का छिलका बनाना पील ला के रख दिया जाए और आप उस पर चलो तो आप स्लिप हो जाते हो ना बहुत बार। तभी तो आपके जो बड़े बुजुर्ग है वो कहते होंगे कि आप लोग केले के छिलके को आप लोग डस्टबिन में डालें, ऐसे वैसे ना फेंके, स्लिप हो जाएंगे। अब वो लोग तो इसलिए कह देते हैं कि उन्होंने ये चीज़ देखी है कि बहुत बार लोग स्लिप हो गए होंगे, लेकिन उनको ये तो नहीं पता होगा कि इसके पीछे फिजिक्स लग रही है। वहाँ क्या होता है, हमारा जो बनाना पील होता है उसके ऊपर एक जो फ्रिक्शन काम करता है। हम जब चलते हैं तो हमारे ऊपर एक फ्रिक्शन घर्षण बल कार्य करता है, उस बनाना पील के ऊपर वो घर्षण बल कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और जब वो बल रिड्यूस हो गया तो हम लोग गिर जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, हमारा ये 5th या 6th चैप्टर है, गति के नियम वगैरह का एक चैप्टर है, उसमें हम लोग फ्रिक्शन घर्षण के बारे में स्टडी करेंगे। तब आप लोग वहाँ पे ये चीज़ और अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये घर्षण बल क्या होता है और हम कैसे चल पा रहे हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से तो यानी कि आप चल पा रहे हो, आप दौड़ पा रहे हो, साइकिल चल पा रही है, मोटरसाइकिल चल पा रही है, कार चल पा रही है, तो यानी कि सब जगह फिजिक्स। भाई ये सब चल पा रही है तो इसके पीछे क्या है, मतलब पूरा, मतलब जब से आप उड़ते हो ना और जब तक रात होती है तो न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती है जिनमें फिजिक्स के नियम लग रहे होते हैं, हम देखते भी हैं। लेकिन जैसे जो बच्चे साइंस के नहीं है वो तो उसको समझ नहीं पाएंगे ना। लेकिन अब आप लोग धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यहाँ फिजिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से फिजिक्स मतलब ये सारी जो घटनाएं हैं, ये सब इन घटनाओं के पीछे क्या सिद्धांत लग रहे हैं ये हमें कौन बताती है, फिजिक्स बताती है। और ये जो फिजिक्स है इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, दो तो मैंने बताई, क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, एक थर्मोडायनामिक्स हो गई, एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स जिसमें हम ठोसों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें हम नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक आती है मैकेनिक्स यांत्रिकी। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अभी तो आपकी जो 11th की बुक है उसमें हर ब्रांचेज के एक चैप्टर दिए हुए हैं। आगे जब आप लोग बीएससी एमएससी में जाओगे तो पर्टिकुलर इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करोगे। ओके बच्चों, तो फिजिक्स समझ में आई कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घट रही है उनके पीछे क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, इन सबको समझाने का काम विज्ञान की जो शाखा करती है वही हमारी क्या है बच्चों, फिजिक्स है। ठीक है, और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ से उत्पन्न हुई थी, ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से, जिसका अर्थ था प्रकृति या फिर नेचर। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नोट्स आप लोग मेरे साथ साथ जरूर बनाइएगा और देखिए जो वीडियो है उसको आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़्यादा बार देखिए, लेकिन मैं एडवाइस करूंगी कि अगर एक बार में आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो भी आप लोग दूसरी बार उस वीडियो को जरूर देखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक बार वीडियो देखने पर नहीं समझ में आता है, होता है बहुत बार ऐसा, लेकिन जब हम थोड़ा सा पढ़ के और समझ के दोबारा वीडियो देखते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो आप लोग कम से कम एक वीडियो को 2 बार तो आप लोग जरूर देखिए। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बार बार देखिए और बुक जरूर पढ़िए। मैं आपको हमेशा कहूँगी कि आप अपनी बुक जरूर रेफर करिए। बहुत बार छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम नहीं बता पाते हैं
वो बुक में होती है, तो उनको भी आप लोग अपने नोट्स में लिखिए। ओके बच्चों, चलिए अब देखो फिजिक्स के से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। हम यहाँ पर 3 फैक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि फिजिक्स के 3 फैक्ट्स होते हैं। पहला फैक्ट तो ये है कि फिजिक्स के जितने भी नियम होते हैं, बताया ना मैंने कि फिजिक्स के बहुत सारे नियम होते हैं, तो फिजिक्स के जितने भी नियम होते हैं वो सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिवर्सल। दूसरा फैक्ट ये है कि फिजिक्स के जितने भी नियम होते हैं वो सैद्धांतिक होते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल होते हैं। और थर्ड फैक्ट ये है कि फिजिक्स के जितने भी नियम होते हैं वो गतिशील होते हैं, यानी कि डायनामिक होते हैं। क्या होते हैं? डायनामिक। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये इनका मतलब क्या है। भाई हमने ये तो देख लिया कि फिजिक्स के 3 फैक्ट्स हैं, अब हम ये भी जानते हैं कि आखिर ये फैक्ट्स है क्या। सबसे पहले फैक्ट्स पे आते हैं। सबसे पहला फैक्ट्स ये कहता है कि फिजिक्स के जितने भी नियम हैं वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक है। अब देखो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, दिमाग में आ गया होगा। क्या होता है? जो सब जगह एक समान हो, यानी कि फिजिक्स के जो नियम है वो सब जगह एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि अपन भारत में रह रहे हैं तो सिर्फ यहीं तक ही वो नियम लग रहे हैं, आप अमेरिका में गए, पेरिस में गए तो नियम चेंज हो गए, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोग, जैसे कोई व्यक्ति कार चलाता है तो सीट बेल्ट यूज करता है। भाई हमारे गवर्नमेंट ने भी रूल निकाल रखा है कि आप लोग सीट बेल्ट यूज करिए। अब वो सीट बेल्ट करता क्या है, अगर आप लोग कॉमन सेंस से सोचेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीट बेल्ट का यूज होता है कि जैसे कभी हम टकरा गए, ठीक है, बाई चांस टकरा गए या हमें इमरजेंसी में ब्रेक लगाने पड़े तो हम लोग आगे जाते हैं, आगे जाएंगे, सीट बेल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग टकराएंगे और हमें चोट लगेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ये रूल निकाल रखा है कि आप लोग सीट बेल्ट यूज करिए। अब हमारा जो ये सीट बेल्ट होता है ये फिजिक्स के नियम पर ही लागू होता है, ठीक है, और यहाँ पर इनर्शिया काम करता है, जड़त्व। इनर्शिया को हम कहते हैं जड़त्व। और हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग न्यूटन सर के गति के 3 नियम पढ़ेंगे। 5th चैप्टर है हमारा गति के नियम, जहाँ हम न्यूटन सर ने 3 नियम दिए थे गति के, उनमें पहला नियम को हम जड़त्व का नियम या गति का प्रथम नियम कहते हैं। वहाँ हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। तो हमारा जो सीट बेल्ट होता है वो इनर्शिया पर बेस्ड होता है, इनर्शिया का जो प्रिंसिपल इसके ऊपर लागू हो रहा है। अब ये चीज भारत में है, अमेरिका में जाओगे तो वहां भी तो इनर्शिया लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में गए तो वहां पर गति का तीसरा नियम लगने लग गया या दूसरा लगने लग गया, भाई वहां पर भी वो इनर्शिया पर ही काम करेगा। यानी कि फिजिक्स के जो नियम है वो जगह के साथ बदलते नहीं है, वो सब जगह एक समान रहेंगे। जिस सिद्धांतों के ऊपर एरोप्लेन भारत में उड़ रहा है उसी में वो चीन में उड़ेगा, उसी में वो अमेरिका में उड़ेगा। ऐसा तो नहीं है भाई, शेप चेंज हो सकती है, सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल लग रहा है वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल थोड़ी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि फिजिक्स के जितने भी जो नियम होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वो जगह के साथ बदलते नहीं हैं। आया समझ में? बाकी हम लोग आगे के चैप्टर्स में जब पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हम सिर्फ मोटे मोटे तौर पर फिजिक्स को जान रहे हैं, बारीकी से तो हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे ही। जैसे कुछ 11th में आपने पढ़ा, फिर कुछ 12th में पढ़ोगे, फिर जब बीएससी में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे, जब एमएससी में जाओगे तो और ज़्यादा डिटेल में, फिर जब आगे पीएचडी वगैरह करोगे तो बिल्कुल बारीकी से आप अध्ययन करोगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पहली चीज़ समझ में आई। चलिए दूसरे फैक्ट्स पे आता है। दूसरा फैक्ट्स हमारा ये कहता है कि हमारे फिजिक्स के जो नियम होते हैं वो सैद्धांतिक होता है, यानी कि थ्योरेटिकल होते हैं, यानी कि जितने भी जो नियम होते हैं वो सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, ठीक है। और फिर उन्हीं जो सिद्धांत होते हैं कि जैसे पहले कोई सिद्धांत बना दिया गया है, जैसे हम बात करें कि न्यूटन सर ने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया था ना, वो सुना है आप लोगों ने कि बहुत बार ऐसी कहानी सुनी होगी। जैसे बता देते हैं ना आपको कि वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे न्यूटन सर, अचानक से एप्पल आया, उनके सर के ऊपर गिरा और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है कि अचानक से एप्पल आया और उनके माइंड में गुरुत्वाकर्षण का नियम उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं है। न जाने वो कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो ही क्या, उससे पहले बहुत से साइंटिस्ट होंगे जो उस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे, लेकिन उनको वो चीज अच्छे से मिल नहीं पा रही थी। भाई ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपके दिमाग में आज ही सडनली कोई चीज आई और वो सही साबित हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। न जाने कितने सालों से हम लोग उस चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं और उस हमसे पहले न जाने कितने और भी कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन सक्सेस कौन होता है? जो फाइनल रिजल्ट दे देता है।
लेकिन मेहनत तो सबकी ही होती है, ठीक है। तो न्यूटन सर भी बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे उस चीज के ऊपर, फिर उनको लगा कि हाँ कोई तो ऐसी चीज है जो पृथ्वी पृथ्वी मतलब कुछ तो ऐसा लगा रही है जिससे हर चीज पृथ्वी के ऊपर आके गिर रही है, हम भी यही रह पा रहे हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं, कोई भी चीज को फेंको तो वो भी नीचे ही आएगी, बॉल को उछालोगे तो वो नीचे ही आएगी, आसमान में तो नहीं डोलती रहेगी, नहीं ना। तो मतलब इन सब चीजों को उन्होंने बहुत सालों से देखा, ठीक है, और फिर उन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमें दिया। क्या सिद्धांत था गुरुत्वाकर्षण का, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बाकी हमारा 8th चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, वहां हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये था कि कोई भी दो पिंड, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये था कि कोई भी दो पिंड जिनका द्रव्यमान होना चाहिए, तो उन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, सिर्फ आकर्षण ही, तो वो क्या होता है, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। और उन दोनों पिंड्स के, भाई ये दो पिंड है, मान लीजिए इसका द्रव्यमान है m1, इसका है m2, और इनके बीच की दूरी है r। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है जो न्यूटन सर ने दिया वो ये दिया कि इन दोनों के बीच में कोई तो बल लग रहा है, जब भी तो ये r दूरी पर बंधे हुए हैं, तो वो जो बल है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और इनके बीच की जो ये दूरी है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, r नहीं आएगा, r स्क्वायर आएगा, ओके, r का स्क्वायर करके और फिर इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहीं से ही अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को खोलते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है जिसे हम g कहेंगे, और ये हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। g को हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है जो हम लोग हमारे 8th चैप्टर में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हमारे जो फिजिक्स के नियम होते हैं वो सैद्धांतिक होते हैं, यानी कि सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। और ये जो सिद्धांत होते हैं ना, फिर इन्हीं सिद्धांतों को बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा, प्रेक्षणों के द्वारा सिद्ध किया जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि जैसे किसी ने कोई सिद्धांत दे दिया, ठीक है, फिर उस सिद्धांत के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, और फिर ये देखा जाता है कि क्या सच में ये जो सिद्धांत है ये लागू हो रहा है या नहीं। और ये प्रैक्टिकल कोई एक ही बार नहीं होता, न जाने हजारों बार इन प्रैक्टिकल्स को दोहराया जाता है, और जब सारे प्रैक्टिकल्स में सेम चीज निकल के आती है तो फिर उसे एक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ये गुरुत्वाकर्षण का दिया, तो ये हर जगह लगता है। आज हमारे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो ये सब इस ग्रेविटेशन वाला जो सिद्धांत है इसके बेसिस के ऊपर ही काम कर रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे जो सिद्धांत होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रयोगों के द्वारा इनको सिद्ध किया जा सकता है। आप इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकते हो कि हाँ बताओ कि गुरुत्वाकर्षण बल का आकार ऐसा होता है, ये ऐसा दिखाई देता है, ऐसा थोड़ी आप बता सकते हो। आप बस ये कह सकते हो कि पृथ्वी पर किसी भी चीज को आप ऊपर उछालो तो वो आके नीचे ही गिरेगी, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो आप इसको सिद्ध कर सकते हो, लेकिन इसका प्रमाण तो नहीं दे सकते ना कि हाँ ये ऐसा दिखता है, भाई गुरुत्वाकर्षण बल का आकार ये है, इसका ये रंग है, इसका ये रूप है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। आप सिर्फ अपने प्रयोगों के द्वारा और प्रेक्षणों के द्वारा इसकी सत्यता की जांच कर सकते हो कि हाँ ये सत्य है या नहीं है, ओके। तो ये चीज समझ में आई। चलिए थर्ड हमारे फैक्ट पे आते हैं, वो ये है कि हमारा जो फिजिक्स है उसके जो नियम है वो गतिशील होते हैं। अब गतिशील का मतलब क्या, गतिशील का मतलब ये नहीं चलना, इसका मतलब ये है, इंग्लिश में कहते हैं इसको डायनामिक, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे किसी साइंटिस्ट ने कोई सिद्धांत दे दिया, ठीक है, अब वो सिद्धांत हजारों सालों बाद चल रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो चलता ही रहेगा। और हम अब देखो फिजिक्स या जो साइंस होती है उसमें रिसर्च चलती रहती है, ये तो आपको पता है कि हर चीज के ऊपर रिसर्च कंटिन्यू चलती रहती है। और जब रिसर्च चलती है तो हमें बार बार बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ नई चीजें भी देखने को मिलती है, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो चीज हम पहले देख रहे होते हैं वो हमें बाद में नजर नहीं आती है, होता है ना ऐसा। तो फिजिक्स के जो नियम है वो गतिशील है। इट मीन्स अगर समय के साथ उनमें कोई करेक्शन करना पड़े या उनमें कुछ ऐड करना पड़े तो वो किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ इस साइंटिस्ट ने ये सिद्धांत दे दिया तो अब जिंदगी भर ये चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर टाइम के साथ में उसमें कुछ करेक्शन की नीड हो
या उसमें कुछ ऐड करना हो तो वो किया जा सकता है, या फिर उसमें से कुछ हटाना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। यानी कि ये गतिशील है, ठीक है, फिक्स नहीं होते हैं। जैसे प्रकाश का तरंग सिद्धांत आया था, ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत आया था, आप लोग 12th में पढ़ेंगे। अब जो ये तरंग सिद्धांत था ये हर चीज के बारे में नहीं बता सकता था, ठीक है। फिर इसी सिद्धांत मतलब इसकी बहुत सारी कमियां रह गई थी, जिसको हमारी क्वांटम मैकेनिक्स, अभी बताया ना मैंने, फिजिक्स की जो नई ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, उसने सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को मतलब इन्वेंशन फिजिक्स में या साइंस में प्रयोग प्रेक्षण ये सब चलते रहते हैं, कुछ नई चीजें मिलती है, कुछ चीजें हटती है, ठीक है। तो जब वो नई चीजें मिलती है और उनको बहुत प्रयोगों के द्वारा सत्य सिद्ध हो जाती है कि हाँ एक्चुअल में चीज सच में ऐसे ही हो रही है, तो फिर उसमें कुछ करेक्शन कर भी हम सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस साइंटिस्ट ने बता दिया और उसको ठेका ले लिया कि बस मेरा ये सिद्धांत लाइफ टाइम चलेगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम के साथ में भाई चीजें बदल भी सकती है, ठीक है। अब जो चीजें बदल गई है उनमें करेक्शन हो भी चुके हैं। और जैसे ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, अभी तक इसमें कुछ भी करेक्शन की नीड नहीं पड़ी, जो न्यूटन सर ने दिया, तो ये चला आ रहा है एज इट इज। हो सकता है फ्यूचर में जाके कुछ आगे और हमें कुछ मिल जाए, ठीक है। तो फिजिक्स के जितने भी जो नियम होते हैं वो गतिशील यानी कि डायनामिक होते हैं। तो ये 3 फैक्ट्स आपको फिजिक्स के समझ में आए, आसान थे, सिर्फ फिजिक्स की बेसिक जानकारी आपको दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। हम अभी फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, मतलब वो एक होता है ना इंटरेस्ट बना रहे हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमारा जो फिजिक्स है, ठीक है, हमारा जो ये फिजिक्स क्या सॉरी हमारा जो हमारी जो प्रकृति है उसमें हमें 4 मूल बल मिले हैं, ठीक है। कितने मूल बल मिले हैं? 4 मूल बल यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस। देखिए बच्चों आप लोग इंग्लिश वर्ड्स भी देखो थोड़ा सा, फंडामेंटल फोर्सेस इंग्लिश वर्ड्स भी थोड़ा सा आप लोग याद करके चलिए, क्योंकि 11-12 भले ही आप लोग हिंदी मीडियम के हैं, 11-12 तक तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे वहाँ तो इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी ना। और नॉर्मली जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो भी सारी इंग्लिश में ही आती है, हिंदी में बहुत कम बुक्स अवेलेबल होती है। तो अगर अभी से आप लोग अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हिंदी भी पढ़िए, साथ में इंग्लिश के वर्ड्स भी आप लोग याद रखिए, ओके। चलिए तो 4 जो फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं प्रकृति में, देखो ऐसे तो बहुत सारे फोर्सेस हैं, लेकिन 4 बलों को हमने फंडामेंटल कहा। और वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखने हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये 4 बलों को हमने फंडामेंटल कहा है। ऐसे तो और भी बहुत सारे बल होते हैं ना, बल तो भाई बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने इनको 4 बल कहा। और हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर ये बल होते क्या हैं, ठीक है। बाकी फिर चैप्टर्स में आएंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है इसको हम अपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय बल है ये आप लोग जब 12th में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे, ये दोनों चीजें भी आप लोग 12th में पढ़ेंगे, ओके। चलिए पहला हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, थोड़ा सा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या, कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये उन पिंडों के मध्य काम करता है जिनमें द्रव्यमान होता है। बताया था ना अभी, भाई जो भी पिंड आप ले रहे हो जिनके मध्य यह बल लग रहा है उन पिंडों का द्रव्यमान होना चाहिए। तो यह बल 2 पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगता है, ठीक है। और यह हमेशा आकर्षण होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा हमारा जो ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। मेनली बल जो होते हैं वो आकर्षण और प्रतिकर्षण सुना होगा ना, लेकिन ग्रेविटेशन हमेशा आकर्षण ही होता है, ये कभी भी प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं होता है। और ये होता क्या है, अभी अभी तो बताया, F = G m1 m2/r², ठीक है। अब देखो ये हमेशा आकर्षण होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, और हमेशा उन 2 पिंडों के बीच लगेगा जिनमें कोई ना कोई द्रव्यमान होना चाहिए। अब देखिए पृथ्वी के द्वारा लगने वाला बल, ठीक है, जैसे हमारा भी कोई द्रव्यमान है, पृथ्वी का भी कोई द्रव्यमान है, तो पृथ्वी हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशन बल लगा रही है वो आकर्षण का ही तो होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम विद्युत चुंबकीय बल की। भाई पहला तो हमें समझ में आ गया, बाकी इसको 8वें चैप्टर में हम और अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आता है विद्युत चुंबकीय बल। अब देखो इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, क्या, एक तो आ रहा है विद्युत
और एक आ रहा है चुंबकीय। ये 12th में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब आप लोग आवेश वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, आवेश जो होते हैं वो भी दो तरह से हो सकता है। अगर एक तो हो आपका स्थिर आवेश, यानी कि आपका जो आवेश है वो स्थिर हो, गति नहीं कर रहा हो, और एक हो आपका गतिशील आवेश। तो अगर आपका स्थिर आवेश होता है तो वो हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, हमेशा स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब आपका आवेश गतिशील होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यह आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल है, यानी कि हमने यहाँ आवेश की बात करी, ठीक है। तो ये जो बल होता है, विद्युत चुंबकीय जो बल होता है, वो हमेशा आवेशित जो कण होंगे जिनमें आवेश होता है उनके मध्य लगता है, ठीक है। आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरे 4-5 चैप्टर है। तो यह आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल है। इतना समझ में आया कि जहां भी दो आवेशित कण होंगे उनके मध्य हमेशा कौन सा बल कार्य करेगा, विद्युत चुंबकीय बल काम करेगा। चलिए, यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। अब ऐसा क्यों भाई, हमने कहा हमारा जो ग्रेविटेशन है वो तो हमेशा अट्रैक्टिव है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई पॉजिटिव यानी कि धनात्मक और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होता है। अब आप लोग इतना भी जानते होंगे कि अगर दो पॉजिटिव आवेश होते हैं, अगर दो पॉजिटिव आवेश होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि समान प्रकृति के आवेश, चाहे वो दो पॉजिटिव हो या वो दो नेगेटिव हो, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर आपके आवेश सेम प्रकृति के होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। वो पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव नेगेटिव। अब आकर्षण कैसे, अगर हमारे आवेश विपरीत प्रकृति के, अब विपरीत प्रकृति कैसे, एक तो हो पॉजिटिव और दूसरा हो नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो उस कंडीशन में हमारा जो बल होगा वो कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का। तो चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी वजह से हमारा जो ये विद्युत चुंबकीय बल है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा, जब दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। और प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों सेम प्रकृति के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। आया समझ में? बाकी 12th में बहुत डिटेल में है ये। ओके, चलिए अब देखो, गुरुत्व बल की तुलना में हमारा जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो प्रबल होता है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखनी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, हो सकता है पूछे जाए। वैसे मेनली यहाँ से क्वेश्चंस आते नहीं है इस चैप्टर से, लेकिन आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये चैप्टर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है। तो आप लोग इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा अच्छे से, बुक से भी। तो मैं क्या बोल रही हूँ वो सुनिए, कि हमारा जो ये विद्युत चुंबकीय जो बल है वो इस बल से, किस बल से, ग्रेविटेशन बल से प्रबल होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी अभी हम आगे एक टेबल बनाएंगे, वहां पे हम देखेंगे कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है, इनकी प्रबलता भी देखेंगे, इनकी रेंज भी देखेंगे, सब लोग हम वहां पे टेबल में इसको लिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो, नाम से समझ में आ रहा है कुछ कुछ तो, क्या स्ट्रॉन्ग है मतलब प्रबल है, इतना तो समझ में आ रहा है। न्यूक्लियर फोर्स है यानी कि न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियस पे लग रहा है। अब देखो नाभिक के ऊपर, अब ये जो बल होता है आपका, जो ये नाभिक का जो बल होता है वो लगता है कहाँ पे, नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल काम करता है। अब नाभिक क्या होता है, थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ठीक है। नाभिक जो होता है वो ऐसा होता है कि हमारा कोई भी एक पार्टिकल है तो उसके अंदर एक नाभिक होता है और बहुत सारे कोश बने हुए रहते हैं ना, उसमें इन कोशों में तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। पढ़ा है ना थोड़ा बहुत तो, बाकी आगे केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे ये चीज आप लोग और फिजिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है।
तो ये जो नाभिक होता है जो इसके सेंटर पे रहता है, ठीक है, उसमें हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने बताया था ना, रदरफोर्ड ने एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था, अल्फा स्कैटरिंग वाला, उसके थ्रू उसने नाभिक की खोज करी थी और उसने बताया था, ठीक है। तो ये जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये जो हमारा प्रबल नाभिकीय बल है ये इस नाभिक में लगता है, ये रहा नाभिक। अब इस नाभिक में लगता है तो इट मीन्स ये कहाँ लगेगा भाई, नाभिक में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि यह बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कार्य करता है। अब ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी काम कर सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये बल काम नहीं करता है। अब आपसे पूछे कोई क्यों कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क क्यों नहीं करता, तो आप बताइएगा कि हमारा जो ये बल है वो केवल नाभिक तक लिमिटेड है, नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है तो ये बल उनके ऊपर काम करेगा कैसे, नहीं करेगा ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस बल का कोई प्रभाव नहीं होता है। सिर्फ ये प्रभाव डालेगा तो किस पे, नाभिक में, और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। यह सभी बलों में सबसे प्रबलतम बल है। अभी मैंने जो आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस बताए हैं, उन चारों फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला बल है। ओके, चलिए, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर इस बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कोश में होते हैं और कोश में तो ये बल लगता ही नहीं है। यह बल आवेश प्रकार रहित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए इसको। यानी कि यह बल, इसका आवेश से कोई लेना देना नहीं है। अब आवेश क्यों, आप लोगों को अच्छे से पता है कि भाई प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। भाई इलेक्ट्रॉन पे आप लिखते हो ना, और न्यूट्रॉन पे मैंने कुछ नहीं लिखा, यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब नाभिक के अंदर तो ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि एक तो पॉजिटिव चार्जेस है और एक उदासीन है, तो ये इन दोनों पर लग रहा है। तो बताओ, इन दोनों पर लग रहा है तो इसको आवेश से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई आवेश है क्या, नहीं ना। जब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं है और प्रोटॉन पे है, तो ये तो दोनों पे काम कर रहा है, इसलिए आवेश प्रकार से ये रहित होता है। ओके, यानी कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सबके बीच में यह समान रूप से काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 प्रोटॉन के बीच में लगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो कम स्ट्रॉन्ग हुआ, नहीं, यह इन सबके ऊपर समान रूप से काम करेगा। आवेश से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो ये कि यह प्रबल होता है, सब बलों में जितने भी फंडामेंटल फोर्सेज हैं उन सब में ये प्रबल होता है। दूसरी ये, इसको आवेश से कोई लेना देना नहीं है, यह इन सबके ऊपर समान रूप से काम करेगा। और तीसरी ये कि यह केवल नाभिक में लगता है, और नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर इसका प्रभाव नहीं होता है। चलिए, ये समझ में आया। अब बाकी आप लोग जब न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, 12th में है आपके, तो वहाँ भी आप लोगों को ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। भाई अभी हम शुरुआत ही कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत सी चीज़ें नई लग रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा जब आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं दुर्बल नाभिकीय बल की। अब देखो, दुर्बल यानी कि वीक है, इतना तो समझ में आ गया, नाभिकीय बल, ठीक है। अब देखो, यह जो बल है, ये जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है, ये कुछ निश्चित अभिक्रियाएं होती है। भाई बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, तो यह केवल कुछ निश्चित अभिक्रिया होती है उनमें ही लगता है, और उन निश्चित अभिक्रियाओं में है बीटा डिके, बीटा क्षय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीटा डिके। 12th में है ये, अल्फा डिके, बीटा डिके, ये सब आपके 12th में है अच्छे से, ठीक है, वहाँ पढ़ेंगे। तो ये जो बीटा डिके होता है उसमें इस बल को पाया गया, इस बीटा डिके में इस बल को देखा गया, ठीक है। अब बीटा जो डिके होता है उनमें ये कहाँ लगता है, मेनली जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे आपको यहाँ कम ही समझ में आएगा क्योंकि नया टॉपिक है। बीटा जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और एंटी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे बीटा पार्टिकल्स होते हैं। तो यह जो बल होता है ये बीटा डिके में देखा गया, और जब भी किसी पार्टिकल का बीटा डिके होता है, ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, साथ में कुछ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूट्रिनो होते हैं इनके मध्य यह बल काम करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन तो हुए, साथ में न्यूट्रिनो होते हैं, तो उन न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम ऐसे लिखते हैं न्यू, ठीक है, न्यूट्रिनो ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई आवेश नहीं होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स और इन न्यूट्रिनो के मध्य हमारा कौन सा बल काम करेगा? दुर्बल नाभिकीय बल। ओके, और ये बीटा डीके में हमें प्राप्त होते हैं, तो उनके बीच में इस बल को पाया गया। ठीक है, अब हालांकि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि बीटा डीके क्या होता है, 12th में आप लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, 12th में आपके है 15 या 16 चैप्टर है, वहाँ पर अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके सब दिया हुआ है, वहाँ आप लोग डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। बस मैंने थोड़ा सा बता दिया। बीटा पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन, और जब भी किसी पार्टिकल का बीटा डीके होता है तो वहाँ पर ये तो निकलते ही हैं, इन दोनों में से कोई एक निकलेगा, साथ में न्यूट्रिनो निकलते हैं, तो इनके बीच, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच, ठीक है, जो बल काम करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? दुर्बल नाभिकीय बल। और यह जो बल होता है ये गुरुत्वीय बल से तो प्रबल होता है, लेकिन बाकी के जो हमारे दो फोर्स और बच गए उनसे यह बल दुर्बल होता है। यानी कि कुल मिला के बाद ये है रिजल्ट, यहाँ से ये निकला चारों को पढ़ने के बाद कि हमारा जो ग्रेविटेशन जो फोर्स है, ठीक है, गुरुत्वीय जो बल है वो सबसे वीक फोर्स है, और हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं, बलों की प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम, कि बलों की प्रबलता कैसे बढ़ रही है। बताओ सबसे वीक कौन सा? गुरुत्वीय। गुरुत्वीय के बाद दुर्बल नाभिकीय, ठीक है, फिर आएगा हमारा विद्युत चुंबकीय, और फिर सबसे प्रबल कौन सा? प्रबल नाभिकीय बल। आपको ये क्रम ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई आपसे पूछे बताइए सबसे वीक फोर्स कौन सा, तो आप कहेंगे गुरुत्वीय। सबसे प्रबल कौन सा, तो आप कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल। और ये दोनों बीच में आ रहे हैं, ये इससे तो प्रबल है, ठीक है, और इससे दुर्बल है, और इससे तो दुर्बल सारे ही है। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब देखो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में हम लोग जो चीज हमने पढ़ी है ना अभी 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, उसी को इस समरी के रूप में लिखा गया है। हमने यहाँ पर लिख दिया हमारे फंडामेंटल फोर्सेस 1 2 3 4, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, दुर्बल नाभिकीय, विद्युत चुंबकीय और प्रबल नाभिकीय। अब देखो इनकी आपेक्षिक प्रबलता, प्रबलता तो समझ में आ गया ना भाई कितने प्रबल है, तो इनकी आपेक्षिक प्रबलता जो है वो आपको ध्यान रखनी है, कितनी कितनी होती है, ये वैल्यूज है जो आपको याद करनी है। गुरुत्वाकर्षण की होती है 10 की पावर -39, कितनी होती है? 10 की पावर -39, माइनस में है ये। दुर्बल नाभिकीय की कितनी होती है? 10 की पावर -13। विद्युत चुंबकीय की कितनी होती है? 10 की पावर -2, और प्रबल नाभिकीय की कितनी होती है? 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा, ये 1 और ये पावर नेगेटिव। पावर नेगेटिव में जितनी ज़्यादा आपको अच्छे से पता है, ठीक है, कि वो संख्या उतनी ही छोटी होती है ना, यानी कि इसकी प्रबलता उतनी ही कम आपेक्षिक। फिर इसकी इससे तो ज़्यादा है, यानी कि ये जो बल है वो इससे तो प्रबल है, ठीक है, फिर ये और इसकी 1, ठीक है, यानी कि 1 सबसे ज़्यादा हुआ इनमें, तो ये सबसे प्रबल बल। ओके, चलिए अब इनकी परास का मतलब होता है कि जिन पिंडों के बीच में ये काम कर रहा है, ठीक है, उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी परास अनंत होती है। अनंत कैसे? आप यहाँ रहो, चाहे से चीन में चले जाओ या पेरिस में चले जाओ, गुरुत्वाकर्षण लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना भाई, परास इसकी अनंत है दो पिंडों के बीच में, ठीक है, तो वहाँ यानी कि अनंत परास तक ये काम कर सकता है। चलिए, दुर्बल नाभिकीय बल मैंने अभी अभी बताया कि ये कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं होती है जिनमें लगता है, जैसे बीटा डीके, तो इसकी जो परास होती है वो 10 की पावर -16 मीटर होती है। इसे अवनाभिकीय अमाप भी कहते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत जो चुंबकीय बल है उसकी जो परास है वो भी अनंत होती है। इट मीन्स कोई भी दो चार्जेस है वो चाहे कितनी ही दूरी पर रखे हुए हो, उनके बीच में यह बल काम करेगा। ठीक है, तो इसकी भी परास क्या होती है? अनंत होती है। फिर है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल अभी अभी हमने बताया कि प्रबल नाभिकीय बल नाभिक में लगता है, और नाभिक जो होती है
उसकी जो अमाप होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको याद भी रखनी है, नाभिक की इतनी अमाप होती है, वहां तक ही ये काम करता है। तो इसकी परास कितनी हो गई, इतनी हो गई। ओके, किन किन के बीच लगता है, ये लगता है या लगते हैं, ठीक है, सही कर लेना इसको। ये तो सभी पिंडों के मध्य लगता है जिनमें द्रव्यमान हो, ग्रेविटेशन उन सबके में कार्य करेगा जिनमें द्रव्यमान होगा। यह बीटा डिके में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलते हैं उनके बीच में काम करता है। कौन सा, दुर्बल नाभिकीय। आवेशित कणों के मध्य, जो भी आवेशित कण है उन सबके मध्य कौन सा बल कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय बल। और हमारा जो अब नाभिक के जो अमाप है वो न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, अभी मैंने बताया कि नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो आप चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोल दो या फिर न्यूक्लियॉन्स बोल दो, और भारी मूल कणों के बीच में यह काम करता है। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये टेबल आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक छोटा सा टॉपिक और है कि हमारा जो प्रबल नाभिकीय जो बल होता है वो विद्युत चुंबकीय बल का 100 गुना होता है। कितना होता है, 100 गुना होता है। ये आप लोग ध्यान में रख लेना। बाकी बुक में और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं इन बलों से रिलेटेड, आप लोग जरूर पढ़िएगा। वहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो अपने नोट्स में उसको जरूर लिखिएगा। ओके, बुक जरूर पढ़नी है आपको, एक बार तो बुक को रिवाइज आपको जरूर करना ही है। मेरे साथ साथ करते रहिए। जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, आपने मेरा वीडियो देख लिया, वहां से आपने नोट्स बना लिए, फिर उसी टॉपिक को आप लोग बुक से भी पढ़िए। हो सकता है छोटे छोटे कुछ चीजें आपको मिल जाए, ठीक है, उनको भी अपने नोट्स में लिखिए। और फिर देखना, बिल्कुल एग्जाम तक तो आपके पास में इतने अच्छे नोट्स रेडी हो जाएंगे कि आपको फिर ना किसी बुक्स की जरूरत पड़ेगी, ना वीडियो को दोबारा देखने की। फिर उन नोट्स से आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और इस चैप्टर से तो कोई न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे नहीं, लेकिन आगे के जो चैप्टर्स हैं हम पढ़ेंगे उनसे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो जैसे जैसे टॉपिक होता जाए आप लोग उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल निकालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल मैं भी आपको करवाऊंगी, बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है वो आप लोग खुद से करते रहिए। एक साथ न्यूमेरिकल करोगे पूरे चैप्टर के तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ हो भी नहीं पाएगा। इसलिए जो टॉपिक हो जाए उसके न्यूमेरिकल्स आप लोग निकालते रहिए। ओके बच्चों, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके आपेक्षिक प्रबलता भी ध्यान रखिएगा, इनकी रेंज भी, और किस किस के बीच में यह काम करता है वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब मैं इस टेबल को थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग क्या कर सको, आप लोग यहाँ से इसको नोट डाउन कर सको। वैसे आपके बुक में भी है ये टेबल। और देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे मैं ये टाइप करे हुए नोट्स हैं, ठीक है, और हमारा भी ध्यान नहीं जाता। बहुत बार ऐसे तो हम लोग इनको प्रूफ रीड करके करते हैं, लेकिन बहुत बार होता है कि हमारा ध्यान नहीं जा पाता है और कुछ मिस्टेक रह जाती है, और पढ़ाते टाइम भी हमारा ध्यान नहीं होता है। तो आप लोग, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बुक से भी पढ़िए, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको खुद से भी करेक्ट कर सके। क्योंकि पढ़ने के बाद में तो आपको भी समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ हो सकता है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक में गलत हो, तो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो, हमारी जो भौतिकी है उसके कुछ संरक्षण के नियम होते हैं, यानी कि जो फिजिक्स है उसमें कुछ कंजर्वेशन लॉ होते हैं, संरक्षण के नियम हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हमारे बहुत सारे कंजर्वेशन लॉ आएंगे जिनको हम पढ़ेंगे। पहले तो हम ये जानते हैं कि संरक्षण नियम यानी कि संरक्षित राशियां क्या होती है। तो देखो, ऐसी भौतिक राशियां जो किसी प्रक्रिया में, कोई भी जो प्रक्रिया हो रही है उसमें नियत रहती है, उन्हें हम कहते हैं संरक्षित राशियां। या फिर ऐसी भौतिक राशियां जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। कुछ राशियां ऐसी होती है जो समय के साथ में बदलती नहीं है, समय बदल जाए लेकिन वो नहीं बदलती है, समय के साथ नियत या अपरिवर्तित रहती है। ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसी भौतिक राशियों को हम कहते हैं संरक्षित राशियां। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। कौन कौन सी संरक्षित राशियां होती है, ऊर्जा है, आवेश है, ठीक है, कोणीय संवेग है, रेखिक संवेग है, बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, संरक्षित राशियां। अब ऊर्जा के बारे में तो सुना होगा ना आपने, भाई हमारी जो फिजिक्स होती है उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम यही है कि हम इसमें करते क्या है, कोई भी द्रव्य और ऊर्जा, इसके बारे में तो स्टडी करते हैं फिजिक्स में। भाई द्रव्य में ऊर्जा, ऊर्जा किन किन रूपों में परिवर्तित हो रही है, ऊर्जा बहुत सारे रूपों में। सुना है आप लोगों ने एक स्टेटमेंट, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो।
केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप उसे परिवर्तित कर सकते हो। ऐसा स्टेटमेंट सुना है आप लोगों ने, सुना होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा ऐसी चीज है जिसको आप ना तो उत्पन्न कर सकते हो, भाई किस चीज से हम उत्पन्न कर रहे हैं, ना ही आप उसको कभी खत्म कर सकते हो, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे कोई ऊर्जा है उसको ध्वनि में बदल दिया, ठीक है, लाइट में बदल दिया, ऐसे मतलब आप सिर्फ उसको बदल सकते हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो। आइंस्टाइन सर ने भी कुछ ऐसा बताया था, कुछ देखा ये E=mc², आइंस्टाइन सर ने दिया था ना, ये काफी प्रचलित है। तो इसमें क्या बताया इन्होंने कि द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में बदल रही है, ऐसा ही तो कुछ बताया इन्होंने, ठीक है। यानी कि हमारा कोई भी जो सिस्टम होता है उसकी जो कुल ऊर्जा होती है, यांत्रिक में हम कहते हैं कि अगर कोई बाह्य संरक्षण बल है उसके अधीन कोई भी पार्टिकल गति कर रहा है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होगी वो हमेशा नियत या संरक्षित होगी। और ये आपके चैप्टर में है, हम पढ़ेंगे ऊर्जा संवेग संरक्षण नियम, संवेग का भी है ऊर्जा का भी है, आगे है शायद 4th या 5th चैप्टर, वहां हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी बाह्य संरक्षण बल के अधीन कोई भी पार्टिकल अगर गति कर रहा है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा यानी कि मान लो E है, वो हमेशा नियत होगी। और ये जो हमारी कुल आंतरिक जो ऊर्जा होती है वो दो ऊर्जा से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? गतिज और स्थितिज ऊर्जा। गतिज मतलब गति जब पार्टिकल करता है तो गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज मतलब विरामावस्था में है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका ये पेन है, ये पेन है ना आपका, अब ये जो पेन है ये अभी क्या है? स्थिर है, यानी कि इसकी जितनी भी एनर्जी है वो क्या है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जैसे ही मैं इसको फेंकूंगी या नीचे गिराऊंगी तो अभी गति करेगा, यानी कि अब इसकी जो ऊर्जा है वो स्थिति से किस में बदलने लग गई? गतिज में। लेकिन टोटल जब आप एनर्जी देखेंगे, ठीक है, तो वो इसकी क्या होगी? नियत रहेगी, यानी कि पहले जितनी थी उतनी ही आपको क्या होगी? बाद में मिलेगी। सिर्फ ऊर्जा बदल गई, यानी कि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है यांत्रिक वाली वो दो से मिलकर बनती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, और ये ई हमेशा क्या रहेगी? नियत ही रहेगी। इस पेन के बारे में एक फैक्ट और है, वो क्या? इसके ऊपर भी हमारे फिजिक्स का नियम लग रहा है, इसके ऊपर भी हमारे फिजिक्स का नियम लग रहा है। अब वो क्या? आप इसे लिख पा रहे हो? क्यों? क्योंकि जो इंक है उसके ऊपर ग्रेविटेशन काम कर रहा है, जिसकी वजह से ही हम लोग लिख पाते हैं, वरना हम लिख ही नहीं पाते, नहीं लिख पाते हैं ना। सुना होगा ना आप लोगों ने कि अंतरिक्ष में आपका नॉर्मल पेन काम नहीं करता ना, वो इसीलिए नहीं करता। ओके, तो आप लोग ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो दो से मिलकर बनती है, गतिज और स्थितिज, और कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी। कब? किसी बाह्य संरक्षण बल संरक्षित होना चाहिए। अभी संरक्षित क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे 6th चैप्टर में, ओके। उस कंडीशन के लिए ये हमारी जो ऊर्जा होती है वो हमेशा क्या रहेगी? नियत रहेगी, ओके बच्चों। अब कुछ संरक्षित राशियां हैं जिनके संरक्षण के नियम हम आगे चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे। कौन कौन सी? ऊर्जा है, संवेग है, कोणीय संवेग है, आवेश है, ये सारी की सारी जो राशियां है ये संरक्षित होती है। इसी के आधार पर इनके संरक्षण के नियम दिए गए, जैसे ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम, ओके। चलिए, अब एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो आप लोग ध्यान रखना, बहुत बार मतलब बड़े बड़े इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है, बहुत बार होता है ऐसा कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, हमारा जो चंद्रमा है, भाई चंद्रमा है, वहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम कहते हैं जी से लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है, हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका जो मान होता है वो पृथ्वी पर जितना भी गुरुत्वीय त्वरण होगा, जैसे मान लो चंद्रमा का तो है गुरुत्वीय त्वरण GM और पृथ्वी का मान लो GE, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 भाग होता है। यानी कि क्या होता है? G जो M होता है वो हमारी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। यानी कि यहाँ से एक चीज और समझ में आती है, वो ये कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो तो चाहे पृथ्वी पे जाओ आप, चाहे चंद्रमा पे जाओ, नियम तो समान है, बस बदला क्या? बदला गुरुत्वीय त्वरण, सिर्फ त्वरण में परिवर्तन आ गया कि पृथ्वी पर ज्यादा है और चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 भाग रह गया, ठीक है। लेकिन जो नियम है वो थोड़ी बदला, ठीक है। नियम तो चाहे पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा हो, वहां पर वो नियम क्या रहेगा? समान ही रहेगा, ठीक है। परंतु दोनों के लिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो समान ही होता है, ओके बच्चों।
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मून के ऊपर कितना ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है, तो आप बोलोगे हमारी पृथ्वी का 1/6। ठीक है, ओके। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिर्फ ये बेसिक नॉलेज थी, इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। कुछ बेसिक नॉलेज आप लोग बुक से पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आएंगे, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जैसा मैं आपको बताया है वैसे भले ही यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बाकी बड़े किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे। अब हम लोग हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक और मापन के बारे में, जहाँ हम फिजिक्स को अब हम एक सीढ़ी हम चलना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने सीढ़ी नहीं चली है, अभी हमने हमारा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अब सीढ़ी तो हम धीरे धीरे बनाएंगे उसके ऊपर। ओके बच्चों, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।